दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक सास बहू की कहानी है। जो कि एक सास अपने बहू के प्रति कुछ ऐसा नफरत करती है, कुछ उसके साथ ऐसा कांड करती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। और जब इसके बारे में आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी सचमुच हैरान परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, आज जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए आप लोग इसको पूरी तरह से जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की जो मेरी कहानी है बिल्कुल काल्पनिक है, इसमें सत्यता का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए आप लोग इस पर बुरा कमेंट मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसी ही नई नई कहानी सुना सकूं। एक दिन ये जो कहानी होती है, एक राजेश और ममता नाम जो कि पति पत्नी होते हैं, उनकी कहानी है। राजेश के पिताजी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। वो दर्जी का काम करते थे और बहुत ही मेहनत से अपने बच्चे का लालन पालन किए थे, अच्छी शिक्षा दिए थे। उनके 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। बड़ा बेटा होता है अशोक की शादी कर दी जाती है और अच्छी शिक्षा देने के बाद उसे अच्छे मुकाम पर पहुंचाते हैं, जो कि दोनों बेटे आप आज अपने अच्छी स्थिति में पैसा कमा रहे होते हैं। जब राजेश की शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी ममता से शादी होती है। ममता शादी करके अपने ससुराल आती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते थे। इसके बाद शादी का 3 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन ममता की एक भी बच्चा नहीं होता है और उसकी सास जो होती है थोड़ी घमंडी स्वभाव की होती है। उसे कतई बर्दाश्त नहीं था कि उसके बहू के बच्चे ना हो। वो किसी के आगे कुछ बात नहीं करती थी। सभी लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करती थी कि उसकी बहू के बच्चा नहीं है। हालांकि ज्यादा वक्त नहीं बीता था, लेकिन अपनी बहू के बार बार उसके ऊपर दबाव डाल रही थी, उसे तरह तरह के ताने सुना रही थी। जो कि एक औरत जब किसी का बच्चा नहीं होता है तो लोग जो ताने मारते हैं वही तानों अपनी बहू को भी सुना रही थी। उसकी बहू अपनी सास के तानों से परेशान हो चुकी होती है। एक दिन का समय होता है। राजेश जब सोकर उठता है तो देखता है कि उसके घर में ना ही उसकी पत्नी मौजूद है और ना ही उसकी माँ मौजूद है। घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि घर के सामान सभी बिखरे पड़े हैं। इस सोचने लगता है, उसके मन में कुछ अनहोनी की आशंका होने लगती है, तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। क्योंकि हर वक्त जब वो जगता था तो उसकी पत्नी उसे कुछ न कुछ चाय दे लेकर आती थी, उसे कुछ सेवा करने के लिए तैयार रहती थी, उसे कुछ बातें करती थी। लेकिन आज ममता उसको कहीं दिखाई ही नहीं देती है। उसके मन में अजीबोगरीब सवाल होने लगते हैं कि आखिर उसकी पत्नी और उसकी माँ इतनी सुबह सुबह गई तो गई कहाँ। इसके बाद वो परेशान हो जाता है। तभी वो कुछ सोच रहा था, तभी उसकी माँ और उसकी जो पत्नी होती है घर के अंदर दाखिल होती है। जब दोनों को देखता है तो उसको जी में जी आती है और जो उसके मन में बुरे ख्याल पक रहे थे उससे उसको छुटकारा मिलता है। उसका दिल में सुकून आता है। इसके बाद वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तुम लोग कहाँ चली गई थी? मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। इस पर उसकी माँ कहती है कि तेरे दिमाग में जो अजीब ख्याल आए थे उसको हटाओ और तुमको तो पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, जाओ मिठाइयाँ लाओ। इस पर कहता है कि क्या बात है कि मैं मिठाई लाऊं, क्या कोई खुशी की बात है? इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बाप बनने वाले हो। जब राजेश ये बात सुनता है तो सुनकर वो खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि शादी के 3 साल का वक्त बीत जाता है और वो भी बच्चे के लिए तरस रहा होता है। इसके बाद बहुत ही खुश होता है और अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। जब अपनी पत्नी को गला लगाता है तो उसकी जो पत्नी होती है ममता खुश नहीं होती है, उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। इस पर सोचने लगता है कि इतनी खुशी की बात है लेकिन ममता खुश नहीं है, आखिर क्यों? अपनी पत्नी से पूछता है कि ममता तुम्हें क्या है, तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए कि तुम माँ बनने वाली हो। इसके बाद ममता कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर ममता से तरह तरह के सवाल करता है, लेकिन ममता कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती है। इसके बाद राजेश की माँ कहती है कि तुम्हारी बहू जो पत्नी है माँ बनने वाली है और डॉक्टर ने इसको बकरे का सूप पिलाने को कहा है। मुझे 15,000 रुपये चाहिए ताकि मैं इसकी सेवा कर सकूं, सत्कार सकूं, अपने बहू और आने वाले बच्चे का पोते का ख्याल रख सकूं।
इस पर राजेश कहता है कि एक ऐसी बात हुई कि डॉक्टर इसको बकरे का जूस सूप पीने को कहा है। उस पर उसकी माँ कहती है कि थोड़ी इसको कमजोरी हो गई है और डॉक्टर ने ये सलाह दी है ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे और जो बहू है वो भी स्वस्थ रहे। आज आपसे मैं अपनी बहू का बहुत ही ख्याल रखा करूंगी, उसकी हर एक डिमांड को पूरी करूंगी, उसे अच्छे अच्छे तरह के खाना खिलाऊंगी जिससे कि मेरे आने वाला पोता अच्छा हो, तंदुरुस्त हो। इस पर जो राजेश कहता है कि ठीक है, हो सकता है। इस पर वो 15,000 रुपए निकालकर अपनी माँ के हाथों में दे देता है। इसके बाद उसकी जो पत्नी होती है ममता अपने बेडरूम में चली जाती है। पीछे पीछे राजेश जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि क्या हुआ, तुम तो माँ बनने वाली हो, तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है जबकि तुम्हें खुश होना चाहिए। इस पर ममता कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी खुश हूँ। वो अपनी पत्नी से बार बार फोर्स करता है, कुछ बातें पूछता है लेकिन उसकी पत्नी बताने को तैयार ही नहीं होती है। इस पर वो दबाव नहीं देता है, कहता है कि चलो ठीक है, हो सकता है किसी कोई दिक्कत होगी, कुछ कोई परेशानी होगी। और उधर जो राजेश की माँ होती है अपनी बहू के लिए परेशान हो जाती है। राजेश अपनी माँ का ये स्वभाव देखकर बहुत ही सोचने लगता है कि आखिर मेरी माँ मेरी पत्नी के प्रति इतनी दयालु कैसे होगी। वो तो हर वक्त मेरी पत्नी की कड़ी कड़ी बातें सुनाती थी, उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी, हजारों ताने देती थी, लेकिन आज वो मेरी पत्नी का इतना ख्याल कैसे रख सकती है। उसके मन में अजीब तरह से ख्याल आने लगते हैं। फिर ये सोचकर रह जाता है कि जरूर मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, पोती की चाह में उसे प्यार करने लगी है। यही बात सोचकर वो रह जाता है। इसके बाद जो उसकी जो माँ है, राजेश की माँ रोज शाम को घर से बाहर निकलती थी और घर से बाहर जब निकलती थी तो उधर से एक प्लास्टिक में कुछ लेकर आती थी। उस जब शाम का समय होता है तो एक प्लास्टिक बाहर जाती है और एक काला प्लास्टिक में कुछ मांस का टुकड़ा लेकर आती है। घर वाले सवाल करते हैं, राजेश सवाल करता है तो कहती है कि ये बकरे का मांस है और मैं इसका सूप बनाकर अपनी बहू को खिलाऊंगी और खबरदार इसे कोई छूने की कोशिश की या देखने की कोशिश की, और जब तक मैं किचन में काम करूंगी, इसका सूप बनाऊंगी, तब तक किचन के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद उस मांस को ले जाके फ्रिज में रख देती है और जब शाम का समय होता है तो उसे बनाने के लिए किचन में जाती है और किचन में किसी को भी आने से मना कर देती है। यह बात परिवार वालों को अच्छा नहीं लग रहा था। सोच रही थी कि एक बकरे का ही तो सूप बना रही है, इसमें कोई देख लेगा तो क्या ही हर्ज हो जाएगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि अपनी माँ से सवाल करे। राजेश से अपनी माँ से सवाल नहीं करता है, लेकिन अपने जो माँ का जो बर्ताव था उसको देखकर उसको कुछ शक सा जरूर हो रहा था। इसके बाद वो सूप बनाती है और जब डाइनिंग टेबल पर पूरा खाना लगता है तो सूप लेकर आती है। उस सूप को देखकर राजेश और ममता के होश ही उड़ जाते हैं। कुछ देखने में अजीब सा लग रहा होता है, उसे समझ में नहीं आते हैं कि क्या करें। इसके बाद ममता उस सूप पीने से मना कर देती है, लेकिन सास जो होती है राजेश की माँ अपनी बहू को बोलने लगती है, डांटने फटकारने लगती है। कहती है कि डॉक्टर ने सलाह दी है तो इसको मानना जरूरी है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे, सूप नहीं पियोगे तो तुम्हारा होने वाला बच्चा तंदुरुस्त पैदा नहीं होगा और तुम्हारी भी तबीयत खराब से हो जाएगी कि तुम्हें खून की कमी है। इस पर काफी डांटती फटकारती है। डर के मारे ममता उस सूप को पी लेती है। दोस्तों, ऐसे ही 4-5 दिन का वक्त बीत जाता है। राजेश की माँ अक्सर शाम को बाहर जाती थी और बकरे का मांस लेकर आती थी और अपनी बहू को सूप बना कर देती थी। उसकी जो बहू है डर के मारे रोजाना पी लेती थी। जब 4-5 दिन का वक्त बीतता है तो ममता की अचानक सी तबीयत खराब होने लगती है। उसे उल्टियां जैसी होने लगती है, उसके शरीर में कुछ अकड़न से बेचैनी से महसूस होने लगती है। वो अपने पति से इसके बारे में बताती है, लेकिन राजेश कहते हैं कि अक्सर प्रेगनेंसी में कुछ न कुछ तकलीफें जरूर होती है, इसे सहन करना पड़ता है। इसके बाद जब कुछ दिन और बीतता है तो उसे ज्यादा दिक्कतें महसूस होने लगती है और रोने लगती है। इसके बाद कहती कि मुझे अस्पताल ले चलिए, मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं। राजेश उसकी बात को मान जाता है, कहता है कि ठीक है। अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार होता है और घर से निकलने लगता है तो अपनी माँ से कहता है, लेकिन उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि ये काम तुम लोग मत करो, तुम लोग डॉक्टर के पास जाओगे तो 1000 रोग बताएगा, जिससे कि बहुत ही बड़ी परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन राजेश अपनी माँ की बात को नहीं सुनता है। कहता है कि मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, इसमें तो आप मत बोलिएगा तभी ठीक रहेगा। इसके बाद अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जाता है, उसका चेकअप कराता है तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी पेट की चर्बी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, परेशानियां हो रही है। इसके बाद उसका इलाज करते हैं, उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ लेकर घर आती है। जब उसकी माँ इसके बारे में पूछती है तो बताते हैं कि ममता को बहुत सारी दिक्कतें हो गई, इसकी पेट की चर्बी बढ़ गई है। इसके बाद राजेश की माँ कहती है कि मैंने तो तुम लोग को मना किया था कि अस्पताल मत ले जाओ, डॉक्टर हर तरह की हर अलग अलग तरह की रोग बताएंगे, जिससे कि बहुत ही परेशानी हो सकती है, अब तुम लोग झेलो।
इसके बाद जो ममता है उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है और दवाई खाने लगती है। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगती है। लेकिन ये जो राजेश थे, जो उसकी माँ थी, अक्सर शाम को बाहर जाती थी, तो उसे ये बात खल नहीं रही थी कि आखिर मेरी माँ जाती है तो इतनी लेट क्यों आती है, और जब जाती है अक्सर जो उसकी माँ थी शाम को बाहर निकलती थी तो अपने शरीर को एक चादर से ढक लेती थी और एक पर्स ले लेती थी। राजेश सोचते हैं कि क्यों ना अपनी माँ का पीछा करे कि आखिर वो जाती कहाँ है और जो मांस लाती है वो क्या चीज का मांस लाता है जो कि किसी को देखने नहीं देती है। उसे शक होता है कि अक्सर ये मांस खाने से, इसका सूप पीने से मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है। इसके बाद एक दिन जब उसकी माँ होती है शाम को बाहर निकलती है तो अपने शरीर पर कुछ साल सा ओढ़ लेती है और एक पर्स छुपा लेती है ताकि उसको कोई देख ना सके। पूरा शरीर उसका ढक जाता है। पीछे पीछे जो राजेश होते हैं वो भी चलने लगते हैं, अपनी माँ का पीछा करने लगते हैं। उसकी माँ काफी दूर निकल चुकी होती है। राजेश के मन में ख्याल आता है कि एक बार अपनी माँ से पूछ ले कि आखिर वो जा कहाँ रही है, लेकिन उसके मन में तुरंत ख्याल आ जाता है कि जब वो अपनी माँ से सवाल करेगा तो उसे राज का पता ही नहीं चलेगा। उसकी माँ कुछ बहाने बना देगी। देखती देखती उसकी माँ एक झोपड़ी में जाती है जहाँ पर अंदर घुसती है तो इधर से जो राजेश जाता है अंदर का नजारा देखकर वो हैरान परेशान हो जाता है। दरअसल उस झोपड़ी में एक गधे कटा था, उसका मांस रखा हुआ था। राजेश उस नजारे को देखकर सब कुछ समझ जाता है। उसे समझते देर नहीं लगती है कि उसकी पत्नी को किस चीज का सूप पिलाया जा रहा है। इसके बाद वो अपनी माँ से को टोकता है कि माँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ये क्या कर रही हो, क्या यही मांस ले जाकर मेरी पत्नी को इसी का सूप पिलाती हो। इसके बाद उसकी जो माँ होती है गुस्सा हो जाती है, कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। इसके बाद राजेश सवाल करता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ माँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद वो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुमने यहाँ कर ठीक नहीं किया। मैं जो काम करने वाली हूँ, जो काम करने जा रही हूँ उसे तुमने टोक लगाया है। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। तुमने मेरा दिल दुखाया है, एक माँ का दिल दुखाया। और मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे आने वाला बच्चा कभी ठीक नहीं रहेंगे। तुम्हारा बच्चा बदसूरत पैदा होगा। दरअसल उसकी माँ जो थी वो एक टोटका कर रही थी जो कि उसे किसी ने बता दिया था कि ये टोटका करने से तुम शक्तिशाली हो जाओगी, तुम चाहो तो किसी को बस में कर सकते हो। इसलिए अपनी बहू को एक काम कर रही थी, गधे का मांस का सूप पिला रही थी और किसी की बलि देनी थी। शायद वो बलि ही दे रही थी अपने बहू के जो पेट में जो उसका पोता था जो कि आने वाला था उसका बलि दे रही थी। उसे कोई बता दिया था कि ये सब करने से तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी, किसी को अपने बस में कर सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो। वही टोटका उसकी माँ कर रही थी। इसके बाद अपने बेटे को बुरा भला कहने लगती है, श्राप देने लगती है। इस पर उसका जो बेटा कहता है कि तुम मैं नाजायज किसी को श्राप दे रही हो और मेरी पत्नी की इसमें कोई गलती नहीं है, ना ही मेरे आने वाले बच्चे की गलती है। गलती तो आपकी है जो ये टोटका कर रही हो, ये टोटका अपना रही हो और मेरी पत्नी को ऐसा सब खाना खिला रही है, इसका सूप पिला रही है जो कि एक निर्दोष है। वो अपने बेटे को बहुत ही बुरा भला करती है। वहां से गुस्सा होकर अपने घर आ जाती है। घर आने पर जो राजेश थे अपनी पत्नी को पूरी बात बताते हैं। जब ममता इसके बारे में सुनती है वो भी हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर सास कैसी है जो कि अपनी माँ रहती तो ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन राजेश को डर लग रहा था कि जो उसकी माँ ने जो श्राप दी है शायद वो सही साबित हो जाए। देखते देखते 9 महीना का समय आ जाता है। ममता का प्रेगनेंसी का टाइम नजदीक आ जाता है। इधर जो राजेश की माँ होती है उसे लकवा मार जाता है और जो लकवा मार जाता है तो बिल्कुल अपंग सी हो जाती है, एक अस्पताल में पड़ी थी। और जो इधर ममता होती है उसका प्रेगनेंसी का टाइम ही नजदीक आ जाता है। एक दिन उसका पेन होने लगता है, उसे दर्द होने लगता है। पास के ही एक अस्पताल में ले जाया जाता है जहाँ पर उसका चेकअप चल रहा होता है। वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, बहुत ही स्वस्थ बच्चा होता है। इसके बाद जो राजेश होता है अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश होता है और अपनी माँ के पास जाता है, अपने बच्चे को दिखाता है और कहता है कि देखो माँ, तुमने श्राप दिया था कि तुम्हारा बच्चा बदसूरत पैदा होगा, तुम्हारी पत्नी कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन मेरी पत्नी भी ठीक है और मेरा बच्चा भी ठीक है। तुमने एक निर्दोष को श्राप दिया था, लेकिन जो तुमने श्राप दिया था वही श्राप तुम पर लगा है कि तुम आज एक बेड पर पड़ी हो, किसी काम लायक नहीं हो। इसकी माँ जो थी वो क्या करती, वो आपसे उसके पछताने के अलावा और उसके पास कुछ था ही नहीं। वो बार बार आंसू बहा रही थी, नहीं वो मुंह से कुछ बोल सकती थी क्योंकि उसके पूरे शरीर में लकवा मार दिया था। वो बिल्कुल बेजान सी पड़ी थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी। जो बातें कही थी वो अपने कहने पर पछता रही थी कि आज उसी के जो श्राप दी है उसी के ऊपर भारी पड़ रहा है। इधर जो ममता है बिल्कुल खुश थी क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या राजेश को अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए, उसकी गलती को भुला देना चाहिए, या अपने बच्चे और अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए उससे अलग हो जाना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहना चाहूंगी कि जो कोई भी मेरे दर्शक हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं भी अपने आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।